ऋषिकेश हरिद्वार। मार्च का महीना था। अगल बगल से घूमने आने वालों की अच्छी खासी भीड़ लगी थी। तभी अचानक से आवाज़ें आने लगी, अरे कोई तो बचाओ, ये लड़की डूब जाएगी, जल्दी करो नहीं तो फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। तब तक एक लड़का दौड़ता हुआ अंदर आया, देव भाई एक लड़की डूब रही है, जल्दी चलो नहीं तो वो डूब जाएगी। लड़का बिना कुछ सोचे अपनी मंडली को छोड़कर भागता हुआ आया और जल्दी से अपने कपड़े निकाल कर फेंकते हुए कूद गया। कुछ देर गायब रहने के बाद वो लड़की को ढूंढकर बाहर लाया। तब तक भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो चुकी थी। उसने उसे बाहर ही लेटाया और पेट को हल्का सा दबाया तो उसके पेट का सारा पानी उसी के ऊपर आ गया। लड़का बोला, हे शंभू, फिर से नहाना पड़ेगा, और लड़की को होश आता देख उसे वहीं छोड़कर नदी में फिर से कूद गया। कुछ देर में उस लड़की के सभी दोस्त इसके पास जल्दी से आकर बोले, थैंक गॉड वर्तिका, तू बच गई, तुझे कुछ नहीं हुआ, नहीं तो फिर हमारा जान जाना तो पक्का था। वर्तिका उठते हुए आराम से बोली, लेकिन मुझे बचाया किसने? मैं तो नदी में गिर गई थी ना, और मुझे तो तैरना भी नहीं आता, तो फिर मैं बाहर कैसे आई? तब तक पीछे से एक गूंजती हुई आवाज़ आई, जब तैरना नहीं आता तो स्विमिंग पूल में जाती, नदी में घुसने की क्या ज़रूरत थी? वर्तिका उठकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम होते कौन हो मुझे ये सलाह देने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अरे भगवान ने थोड़ी शक्ल क्या अच्छी दी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि अकल भी अच्छी दी हो, तो तुम अपना ये ज्ञान ना कहीं और देना, समझे? देव उसके बगल से थोड़ा धक्का देकर आगे निकलते हुए बोला, तुम जैसी लड़कियां तो घमंड में ही डूब कर मर जाएं, पानी में डूबने की क्या ज़रूरत है? वर्तिका गिरती उससे पहले उसके दोस्त आकर उसे पकड़ लेते हैं। वर्तिका गुस्से में बोलती हुई, हे यू ब्लाडी इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ कहने की और धक्का देने की, और तुम्हारी मेरे सामने इतनी औकात कि तुमने मुझे टच किया, वर्तिका जैन को? देव वापस आया और उसे खींचकर एक झापड़ मारते हुए आराम से बोला, ऐसे हिम्मत हुई तुम्हें फिर से टच करने की, अब जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, समझी? वर्तिका कुछ समझती उसके पहले ही देव जा चुका था। वर्तिका के दोस्तों को तो जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे किसी ने वर्तिका पर हाथ उठा दिया, वो भी एक एमएलए की बेटी पर। अगर उन्हें पता चला तो उसकी क्या ही हालत करेंगे। वर्तिका गुस्से में आग उगलते हुए बोली, रॉकी मेरा फ़ोन दो, यहाँ के पुलिस को कॉल करती हूँ, तभी इसे पता चलेगा वर्तिका पर हाथ उठाने का क्या नतीजा होता है। रॉकी बोला, छोड़ना यार, क्या फालतू के मामले में पड़ना है, हम बस घूमने आए हैं, घूमकर चले जाएंगे, ये लोकल लोग बदतमीज होते हैं। वर्तिका खींचकर एक झापड़ मारते हुए उससे अपना फ़ोन छीन कर फ़ोन अपने पापा को लगा देती है। कुछ देर में उधर से चंद्रिका जैन ने फ़ोन उठाया तो वर्तिका ने सब कुछ उन्हें बता दिया और कुछ एक्स्ट्रा भी जोड़ दिया। चंद्रिका जी बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ और तुम लोग होटल चले जाओ। तो वर्तिका उन्हें ठीक है बोलकर होटल के लिए निकल गई, लेकिन अभी भी उसे गुस्सा आ रहा था। आज तक उस पर किसी ने हाथ नहीं उठाया और ऐसे कैसे किसी ने अचानक उस पर हाथ उठा दिया, और वो भी बिना ये जाने कि वो कौन है कौन नहीं। त्रिवेणी बोली, यार छोड़ ना वर्तिका, वैसे भी गलती तेरी थी, एक तो उसने तुझे बचाया और तू है कि उसे ही सुना रही थी, तो क्या करता, उसे भी गुस्सा आ गया होगा। अब ये सब छोड़ना, उसके साथ कल जाकर कल सुलह कर लेंगे। वर्तिका उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारा दिल आ गया है क्या उस पर जो उससे सुलह करवा रही हो? और अगर आ भी गया है तो भी मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, इसलिए कोई भी मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल मत करे कि मैं उसे छोड़ दूंगी। अब सब शांति से बैठ गए क्योंकि कहीं ना कहीं सब यह जानते थे कि कहने से कोई फायदा नहीं है, ये करेगी तो अपने ही मर्जी की। वर्तिका के साथ साथ सब होटल पहुंच गए और अपने अपने रूम में चले गए, लेकिन वर्तिका अपने रूम में जाकर चक्कर लगा रही थी। कोई उसे मार भी सकता है, उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज तक स्कूल से लेकर कॉलेज तक सब लड़के उसके पीछे भागे थे, तो आखिर ये क्या चीज़ है जिसने उसे बिना कुछ सोचे समझे सीधे झापड़ ही मार दिया। फिर कुछ सोचकर स्माइल करते हुए बोली, ठीक है, अब देखना वर्तिका जैन का कमाल, पागल ना बना दिया तो मैं भी वर्तिका नहीं, और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आई तो अपने पापा को कॉल करके कुछ ना करने को बोल दिया और बोली उसकी गलती थी, वो कल खुद जाकर उससे माफ़ी मांग लेगी। तो चंद्रिका जी ने भी उसकी नादानी समझकर बात को ख़त्म करने को बोल दिया, तो वर्तिका ने भी हाँ में जवाब दे दिया। बाहर रेस्टोरेंट में आई तो त्रिवेणी, राकी, रोहन, साक्षी उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। सबने उसे देखा तो एक दूसरे को देखने लगे, जैसे पूछ रहे हो ये वही है जो कुछ देर पहले थी या कोई और, ये इतनी कूल कैसे है? वर्तिका सबको देखते हुए बोली,
क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर कुछ सोचते हुए बोली, वो अच्छा कि मैं इतना नॉर्मल क्यों हूँ, वो इसलिए कि मुझे समझ में आ गया कि गलती मेरी थी। मैं कल जाकर उससे माफ़ी मांग लूँगी, ठीक है? त्रिवेणी बोली, सच में तू उससे माफ़ी मांगेगी जिसने आज तक अपने मम्मी पापा तक को सॉरी नहीं बोला, वो उसे सॉरी बोलेगी? वर्तिका, कुछ भी। और माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा तो नहीं हो जाता, इसलिए कल तुम सब मेरे साथ चलोगे और अपने आँखों से देख लेना, समझे? और अब ऑर्डर करो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। रॉकी बोला, ठीक है, बोलकर ऑर्डर देने चला गया। कुछ देर में खाना आता है तो सब मिलकर खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में आराम करने चले जाते हैं। त्रिवेणी और साक्षी एक रूम में थे और रोहन रॉकी एक रूम में, वर्तिका अकेले एक रूम में थी। त्रिवेणी बोली, साक्षी सुन ना, तुझे क्या लगता है वर्तिका सच में माफ़ी मांगेगी या कुछ और प्लान है उसका? साक्षी बोली, मुझे तो लग रहा है कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में, इतनी आसानी से वर्तिका माफ़ी मांगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। त्रिवेणी, अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन अगर कुछ चल गलत भी रहा है तो हम उसका साथ कभी नहीं देंगे। मुझे तो काफ़ी अच्छा और डिसेंट लगा वो बंदा, और अगर उसे वर्तिका से प्यार हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाना है, पूरा सुधार देगा। साक्षी, तू पागल हो गई है क्या? कुछ भी मत बोल, वो एमएलए की बेटी और ये वहाँ का मामूली सा बंदा जान से जाएगा, इसलिए सोचना भी मत, हम किसी की जान नहीं ले सकते। वैसे भी कल माफ़ी मांगने के बाद परसों हमारी फ़्लाइट है। त्रिवेणी, एक बार तो सोच यार, जो बंदा बिना सोचे समझे वर्तिका को मार सकता है वो क्या नहीं कर सकता है। साक्षी बोली, मुझे तो लग रहा है तू सच में पागल हो गई है और अब ब्लैंकेट से खुद को ढक लेती है। त्रिवेणी, साक्षी सुन तो यार। साक्षी बोली, मुझे नहीं सुनना तेरी कोई बकवास, और अब तू भी सो जा। इधर रॉकी और रोहन को भी वर्तिका की बातें कुछ हजम नहीं हो रही थी, बचपन से दोनों उसे देखते आए हैं। आज तक वर्तिका ने किसी से कभी भी माफ़ी नहीं मांगी, तो आज क्या हुआ जो वो डायरेक्ट माफ़ी मांगने को बोल रही है? दोनों अपने में ही सोचे जा रहे थे और इसी वजह से दोनों को अभी तक नींद नहीं आ रही थी। रॉकी बोला, रोहन तुझे क्या लगता है, क्या ये सब सच है? रोहन, जितना हम उसे जानते हैं ये कोई न्यू प्लान है उसका, लेकिन क्या वो किसी को नहीं बताएगी, आखिर राजनीति का खून है। रॉकी बोला, लेकिन यार क्या हम इन सब चीज़ों के होने से पहले ही रोक नहीं सकते? रोहन, फिलहाल बिना जानकारी के कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए देखते हैं कल क्या होता है, फिलहाल के लिए सो जाओ। इधर देव अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था कि शिवम बोला, वैसे भाई जिसको बचाया वो लड़की कैसी थी? देव बोला, पूछ मत, घमंड में डूबी हुई थी, एक तो मैंने बचाया और दूसरा मुझे ही सुनाए जा रही थी तो मैंने भी खींच कर दिया एक, कि सारा दिमाग उसका ठिकाने पर आ गया। शिवम बोला, क्या तुमने उसे मारा, एक लड़की पर हाथ उठाया? भाई ये संस्कार तो नहीं है हमारे। देव, अच्छा तो वो तेरे भाई को सुनाए और मैं सुनते जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बड़ों की ही बातें सुनी है। शिवम बोला, अच्छा छोड़िए, कैसी थी, खूबसूरत थी क्या जो सुनाए जा रही थी? देव बोला, साले तुझे भी चाहिए क्या कुछ खाने के लिए जो कब से फालतू का बोले जा रहा है? मुकेश, हे देव छोड़ना यार, वैसे भी 2 दिन बाद जाकर ड्यूटी ही ज्वाइन करना है हम सबको, फिर कहाँ मिलेंगे, तो वो बस मजाक कर रहा था। देव, अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कौन हैं, सबको बस यही पता है कि हम लोकल हैं, ठीक है? सब एक साथ ठीक है बोलकर एक रोड साइड ढाबे पर खाना खाने चले जाते हैं। इधर वर्तिका सोकर कल की प्लानिंग कर रही थी। सुबह 7 बजे सोकर उठकर जॉगिंग करते हुए देव के तरफ ही पहुंच गए। सुबह 7 बज रहे थे, सब उठकर जॉगिंग करते हुए देव के तरफ ही पहुंच गए। कुछ लोगों से रोहन और राखी ने पूछा तो वो देव के ग्रुप को कैंपेन दिखा दिए, तो सब लोग उधर ही चले गए जहां देव के साथ उसके तीनों दोस्त मुकेश, शिवम और रवि भी एक्सरसाइज कर रहे थे। इतने लोगों को अपनी तरफ आते देखा तो टी शर्ट पहन लिया, लेकिन देव को कोई फर्क नहीं पड़ा। रॉकी ने एक नज़र वर्तिका को देखा तो वर्तिका देव के पास जाकर बोली, वो मुझे तुमसे कल के लिए सॉरी बोलना है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, सॉरी। देव एक्सरसाइज करते हुए बिना रुके बोला, और कुछ और बोलना है तो बोलकर जा सकती हो। वर्तिका बोली, नहीं बस सॉरी बोलना था, तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना। देव बोला, मैंने तुम्हें बचाया, जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं उसे भी बचाता, लेकिन तुमने उसके उलट मुझसे बदतमीजी किया जिसका बदला मैंने ले लिया, तो सॉरी का कोई मतलब नहीं। फिर भी तुम बोल रही हो तो? फिर उसका स्टॉल लेकर अपना पसीना पोंछते हुए बोला, मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वर्तिका अपना हाथ आगे करते हुए
तो अब हम दोस्त बन सकते हैं। सब उसे आंखें फाड़ बस देखे जा रहे थे कि आखिर ये करना क्या चाहती है। देव उसका स्टॉल पकड़ते हुए बोला, मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता, क्योंकि वो बोलती कुछ और हैं लेकिन उनकी आंखें सारे झूठ खोल देती है। और वैसे भी हम जैसे मामूली इंसान से तुम दोस्ती क्यों करना चाहती हो? वर्तिका बोली, मतलब अभी भी तुमने मुझे माफ़ नहीं किया इसलिए ऐसा बोल रहे हो, और मैं तुम्हें कोई मामूली इंसान नहीं मानती, फिर भी नहीं करना है तो? शिवम देव के पास आकर बोला, भाई कर लो ना दोस्ती, वैसे भी कितनी खूबसूरत है, क्या पता फ्यूचर भाभी बन जाए। देव उसे देखकर खुद से बोला, इसकी आंखें और ज़बान मैच क्यों नहीं कर रहे, बोल कुछ और रही है और दिमाग में जैसे कुछ और ही चल रहा है। वर्तिका, जाने दो, मैं समझ गई, तुम मुझे अपनी दोस्ती के काबिल भी नहीं समझते हो, और मुड़कर जाने लगती है। मुकेश, देव कर लो ना दोस्ती यार, क्या इतना भाव खा रहे हो? देव बोला, ठीक है। तो वर्तिका खुश होकर जल्दी से घूम कर बोलती है, तो तुम मान गए तो हाथ मिलाओ। देव बोला, लेकिन धोखा दिया तो समझ लेना, देवांशु पुरोहित कहीं से भी ढूंढ कर तुम्हारा वो हाल करेगा कि जो ना ही कभी सोचा होगा और ना ही कभी सोचने लायक मैं छोड़ूंगा। वर्तिका कुछ देर सोच में पड़ गई, लेकिन फिर सिर झटक कर बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देव ने उससे हाथ मिला लिया। वर्तिका बोली, तो आज हम सब साथ में नाश्ता करेंगे, और सबके तरफ देखी तो सब देव को देखने लगे। देव बोला, ठीक है, तुम सब इंतज़ार करो, मैं नहा कर आता हूँ। और मुकेश रवि और शिवम के साथ नहाने चला गया। त्रिवेणी, वर्तिका, तूने सच में उससे दोस्ती किया है या कुछ और? वर्तिका बोली, तू ना अपना ज़्यादा दिमाग मत लगा, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। बोलकर घाट के तरफ चली जाती है। सब उसके पीछे पीछे जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वर्तिका करने क्या वाली है। कुछ देर में देव सबके साथ आता है, तो सब साथ में मिलकर उसी ढाबे पर नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ कल देव ने किया था। वर्तिका उठते हुए बोली, हम यहाँ नाश्ता करेंगे इतने गंदे जगह पर? मैं नहीं करने वाली, हम सब होटल चलते हैं। देव उसके पास आकर बैठते हुए बोला, नाश्ता तो तुम यही करोगी, पता है क्यों? क्योंकि दोस्ती का प्रपोजल तुमने दिया, और अब नाश्ता मेरी तरफ से तुम सबको फ्री। तो चलो। और वहाँ के एक लड़के को बुलाकर नाश्ता लाने को बोलता है। वर्तिका बोली, देव। देव उसे ही देखता है, तो वो फिर बोलती है, मैं तुम्हें देव बोल सकती हूँ ना? देव बोला, अगर मन में छल कपट नहीं है तो, नहीं तो तुम देवांशी बोल सकती हो। वर्तिका बोली, नहीं, मैं तुम्हें देव ही बोलूँगी। देव, हाँ तो बोलो। वर्तिका, वो क्या, तुम मेरे साथ होटल चल सकते हो? देव उसे देखते हुए बोला, क्यों? वर्तिका बोली, हम वहाँ आराम से बात कर सकते हैं। देव बोला, लेकिन तुम्हें मुझसे ऐसी क्या बात करनी है जो मुझे लेकर होटल जाना चाहती हो? वर्तिका, बस नॉर्मल बात करना था, तब तक नाश्ता आ जाता है और सब खाने लगते हैं, और आपस में खाने की तारीफ भी किए जा रहे थे। कुछ देर में सब नाश्ता करके उठ जाते हैं। वर्तिका, तो फिर कब मिलोगे? शाम को चलते हैं ना कहीं घूमने? देव बोला, नहीं, मुझे कुछ काम है, तुम्हारे साथ इतने लोग हैं, तुम इनके साथ जा सकती हो, बोलकर चला गया। वर्तिका शिवम से, ये हमेशा इतने गुस्से में क्यों होता है, बता सकते हो, या इसके जिन्स में ही गुस्सा भरा पड़ा है? शिवम बोला, ऐसी बात नहीं है, भाई बहुत अच्छा इंसान है, बस कभी कभी थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, बोलकर सभी देव के पीछे चले जाते हैं। वर्तिका सोचती है, अगर मैं कल घर चली गई तो मेरा प्लान काम कैसे करेगा? फिर रॉकी को बोलती है, कल की फ़्लाइट कैंसिल करके 1 हफ्ते बाद की बुकिंग कर दो। रॉकी बोला, लेकिन क्यों? अब तो माफ़ी और दोस्ती भी हो गई है, तो अब क्यों रुकना है? वर्तिका, जितना बोल रही हूँ उतना करो, और वो भी देव के पीछे भागती है और सब उसके पीछे। वर्तिका बोली, देव रुको ना, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। देव बोला, अजीब मुसीबत है यार, ये तो पीछे ही पड़ गई है, ऐसा क्या देख लिया जो इतना चिपक रही है मुझसे? वर्तिका देव के पीछे पीछे दौड़ रही थी। कुछ देर बाद उसके पास पहुंचकर बोली, अच्छा तो राफ्टिंग ही करा दो मुझे, तुम्हें तो तैरना भी आता है। देव गुस्से से बोला, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास क्या, हम सबके पास और भी बहुत सारे काम हैं, समझी? तो जाओ यहाँ से, बोलकर आगे बढ़ गया। वर्तिका बोली, देव बस एक बार सुनो तो, अब तो हम दोस्त हैं ना, फिर क्यों इतना भाव खा रहे हो? अगर तुमने राफ्टिंग नहीं कराया तो मैं यहीं से कूद जाऊंगी। देव शिवम से बोला, देख इसे पता नहीं कहाँ से आ गई है, और जब से आई है तब से एक न एक बस डिमांड किए जा रही है। शिवम बोला, भाई मुझे तो लग रहा है आपको राफ्टिंग करवा देनी चाहिए, वैसे भी सामने से ऑफर आ रहा है तो क्या छोड़ना भला? देव शिवम के तरफ देख कर बोला, उसके साथ साथ तुम सबका दिमाग खराब हो गया है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, समझे? बोलकर चला जाता है। त्रिवेणी वर्तिका से, ये सब क्या है यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिर तू करना क्या चाहती है?
वर्तिका, 1 हफ्ते में सब कुछ समझ में आ जाएगा, अभी मुझे अपना काम करने दो। और फिर से देव के पीछे जाती है। रोहन बोला, इस बार गलत इंसान से पंगा ले रही है ये लड़की, बहुत पछताएगी। साक्षी अफसोस से बोली, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। रोहन, जाने दो, चलो हम लोग नीचे उस पत्थर पर बैठते हैं। तो त्रिवेणी और राखी भी उसके साथ ही चल दिए। कुछ देर बाद वर्तिका देव और शिवम को पकड़ कर लाई, लेकिन देव के साथ अकेले जाने को बोली तो देव भी मान गया। दोनों नदी में उतर गए। त्रिवेणी शिवम के पास आकर बोली, देखिए सर। शिवम बोला, क्या देखना है मैडम? त्रिवेणी बोली, मतलब मैं कह रही थी कि वो क्या है ना, वर्तिका थोड़ी ज़्यादा ज़िद्दी है, तो वो क्या कुछ भी करने को बोले तो आप लोग रेडी मत हो जाइए, नहीं तो क्या पता कुछ दिक्कत हो जाए। शिवम बोला, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपकी दोस्त ने जिस घोड़े पर सवारी करने की सोची है ना, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस है, और वर्तिका जैसे कितने लोगों को वो ठीक भी कर चुका है। त्रिवेणी बोली, थैंक यू, लेकिन हम भी मजबूर हैं। शिवम बोला, आप गिल्टी फील मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। त्रिवेणी ओके बोलकर जाने लगती है तो शिवम बोलता है, वैसे आपको मुझसे दोस्ती नहीं करनी है क्या? त्रिवेणी बोली, जी नहीं सर, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त हैं। शिवम बोला, तो खास दोस्त बना लीजिए। त्रिवेणी, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। शिवम उसके पास आते हुए बोला, आपका ये चश्मा मुझे बहुत क्यूट लगता है, तो सोच रहा हूँ इसे अपने पास रख लूँ, क्या कहना है आपका? त्रिवेणी, अगर आप मेरा चश्मा रख लेंगे तो मैं देखूंगी कैसे, इसलिए आप दूसरा ले लीजिए, मैं इसे नहीं दे सकती। शिवम, वैसे आप लोग कहाँ के हो? त्रिवेणी, MP। शिवम, ओके, तो आपको राफ्टिंग नहीं करनी है? त्रिवेणी बोली, नहीं, मुझे डर लगता है पानी से, इसलिए मैं नहीं करने वाली, मैं नीचे जा रही हूँ। और रॉकी और रोहन के पास चली जाती है। शिवम खुद से बोला, वाह, पहली बार कोई ऐसी लड़की देखा है जो अपने ही दोस्त की कंप्लेन लेकर आई है। देव वर्तिका को राफ्टिंग करा रहा था, लेकिन वर्तिका की नज़र सिर्फ देव पर थी, जो कि देव को भी पता था, लेकिन वो बस इग्नोर कर रहा था। कुछ देर के बाद वो वर्तिका को बाहर छोड़ जल्दी से उतर कर ऊपर चला जाता है। वर्तिका खुद से बोली, भाग लो, जब तक भाग सकते हो, फिर देखना कैसे भगाती हूँ तुम्हें अपने पीछे। कुछ देर बाद वर्तिका सबके साथ होटल चली आई और अपने पापा को बोली कि 1 हफ्ते बाद वो वापस घर आएगी, और थोड़ी देर जिद किया तो वो भी मान गए। वर्तिका अब निश्चिंत थी 1 हफ्ते के लिए, तो उसने शावर लिया और बेड पर लेट गई, और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। देव एक पत्थर पर अकेला बैठा अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। काफ़ी देर तक वो वैसे ही बैठा रहा और समय का पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। शिवम, भाई, रात भर यहीं रुकना है क्या जो ऐसे बैठे हो? चलो यार, अब कुछ खा लो, सुबह से उस छिपकली के चक्कर में कुछ खाया नहीं, और दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, तो अब तो कम से कम कुछ खा लो। देव लैपटॉप बंद करते हुए बोला, कौन छिपकली? शिवम बोला, वही जिसको सुबह आपसे दोस्ती करनी थी, और मुझे तो लगा शाम तक कहीं आपको प्रपोज ना कर दे, नहीं तो क्या होगा माँ और दी के पसंद का। देव बोला, तो तू ही तो पूरी छूट दिलवा रहा था, देव भाई दोस्ती कर लो, देव भाई दोस्ती कर लो, तो अब क्या हुआ? शिवम बोला, नहीं, भाभी बनने लायक तो है ही, तो माँ और दी के बारे में मैं सोच रहा था, पसंद तो आएगी ना उन्हें। शिवम, तू मेरे हाथ से पिट जाएगा, उस बंदरिया को मैं कभी घास भी नहीं डालूंगा, और उससे शादी से अच्छा तो मैं अकेले ही रहूं। और लैपटॉप लेकर अपने कैंपिंग की तरफ चला जाता है। शिवम भी उसके पीछे पीछे जाता है, और कुछ देर में सब मिलकर खाना बनाते हैं, और खाकर देव बोलता है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, तुम सब अपना अपना देख लो। मुकेश भाई, अभी क्यों जा रहे हो यार, कुछ देर बाद में जाना ना। नहीं, अब मुझे नींद आ रही है, मैं बाद में मिलता हूँ, बोलकर अपने बिस्तर में घुस जाता है। वर्तिका उठी तो शाम को 6 बज चुका था। उसे अब खुद पर गुस्सा आने लगता है कि इतनी देर वो कैसे सो सकती है। फिर जल्दी से उठकर बाथरूम में गई और फ्रेश होकर बाहर निकल गई। फिर सबको कॉल करके रेस्टोरेंट में आने का बोल वो भी निकल गई, क्योंकि अब वापस से देव से मिल तो नहीं सकती थी, तो बस किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। अगली सुबह सुबह 10 बज रहे थे। रवि देव के पास आकर बोला, देव जाने के बारे में क्या सोचा है? देव लैपटॉप में काम करते हुए बोला, 2 दिन का काम और बढ़ गया है, मैं जल्दी से उसे ख़त्म कर निकल जाऊंगा, तुम सब कल चले जाओ। रवि बोला, लेकिन हम सब तो साथ जाने वाले थे ना, फिर तुम अकेले यहाँ रहोगे? देव बोला, रवि, तुम सबको वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, और मेरा यहाँ का सब कुछ संभाल कर आना, इसलिए तुम सब जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें पूरा किए बिना मैं नहीं जा सकता। रवि बोला, ठीक है, अपना ध्यान रखना, बोलकर वहाँ से चला जाता है, और देव फिर से अपने लैपटॉप में बिजी हो जाता है। वर्तिका देव को ढूंढते हुए उसके पास आई और उसे काम करते हुए देखा तो सामने बैठकर उसे देखने लगी।
6.5 फीट हाइट, बॉडी किसी सेलिब्रिटी से कम बिल्कुल नहीं थी और आंखें तो जैसे क्या ही कहने, और बाल की कटिंग कुछ और ही इशारा कर रही थी। वर्तिका जैसे कुछ देर उसमें खो गई, फिर जैसे ही उसे याद आया अपना सर झटक कर खुद से बोली, नहीं वर्तिका, तू ऐसा कुछ भी मत सोच। देव बिना उसकी तरफ देखे बोला, क्या काम है तुम्हें और यहाँ क्या कर रही हो? वर्तिका प्यार से बोली, तुम्हें देखने का मन हुआ तो चली आई, वैसे क्या कर रहे हो? देव, दिख नहीं रहा है काम कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह सब खाली तो बैठे नहीं होते। वर्तिका उसकी बातों को इग्नोर करके उसके पास आती है कि देव बोला, वहीं रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? वर्तिका बोली, क्यों, मैं तुम्हारे पास नहीं बैठ सकती? नहीं। क्यों? कोई है तुम्हारी लाइफ में जिसे तुमने ये जगह दे रखी है? तुमसे मतलब, और निकलो यहाँ से और मुझे काम करने दो। किस बात का एटीट्यूड है देव? 1 घंटे से यहाँ हूँ और तुमने मुझे एक बार भी नहीं देखा। तुम्हारी जगह कोई और होता तो? देव गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तो जाओ ना, दिखाओ जिसको जो दिखाना चाहती हो, मैंने रोका नहीं है। वर्तिका भी इस बार थोड़ा गुस्से में बोली, देव अब कुछ ज़्यादा हो रहा है। देव लैपटॉप साइड में रख कर उठकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर निकालते हुए बोला, निकलो यहाँ से और आज के बाद मेरे अगल बगल भी मत दिखना। वर्तिका अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अब तो हर वक्त तुम्हारे अगल बगल ही दिखूंगी, जो करना है कर लो। देव बोला, गलती कर रही हो, लास्ट बार बोल रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से, वरना दूसरा मौका नहीं दूंगा मैं। जाओ और अपने हिसाब से अपनी लाइफ जियो। वर्तिका जल्दी से उससे अपना हाथ छुड़ाकर अंदर आते हुए बोली, दूसरा मौका मुझे नहीं चाहिए, एक बार करने में मैं भी यकीन रखती हूँ। देव बोला, चाहती क्या हो? वर्तिका उसके सामने आकर बोली, तुम्हें। देव गुस्से से उसका मुंह दबाते हुए बोला, बहुत ज़्यादा बकवास हो गया तुम्हारा, अब नहीं, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तुमने मांगा और मैं तुम्हारे साथ चलूँ। और उसे घसीटते हुए बाहर धक्का दे दिया और अपने अंदर आ गया। उसके ऐसा बिहेव और धक्का देने से वर्तिका की आंखों में आंसू आ गए। ये सब पहली बार उसके साथ हो रहा था, लेकिन अब उसके गुस्से ने एक जिद पकड़ लिया था और वो वहीं बैठ गई। काफ़ी देर बाद जब वो नहीं आई तो सब लोग उसे ढूंढते हुए आए और ऐसे बैठे देखा तो सब उसे चलने को बोलने लगे। वर्तिका बोली, तुम सब जाओ, मुझे यहीं रहना है, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। साक्षी बोली, लेकिन बात क्या है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? मुझे इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी, इसलिए बिना कोई सवाल जवाब के तुम सब चले जाओ, वर्तिका ने कहा। काफ़ी देर तक समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानी तो सब चले गए। देव भी अपने काम में लग गया और वर्तिका को भूल गया। 3 घंटे बाद चिलचिलाती धूप से परेशान वर्तिका की आंखें बंद होने लगी और कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई। 10 मिनट बाद शिवम देव को बुलाने आया तो वर्तिका को बाहर बेहोश पाया। शिवम बोला, देव भाई बाहर आइए, लेकिन देव लीड लगाकर काम कर रहा था तो कुछ नहीं सुना। शिवम जल्दी से अंदर आकर बोला, देव भाई वो लड़की बाहर बेहोश हो गई है। देव लीड निकाल कर बोला, कौन लड़की? शिवम बोला, वही कल वाली। देव बोला, क्या वो अभी तक यहीं पर थी? और बाहर आया तो वर्तिका बेहोश थी। शिवम बोला, भाई इसे हॉस्पिटल लेकर चलें। देव बोला, नहीं, रुक जाओ, और बॉटल का सारा पानी उसके ऊपर फेंक दिया, जिससे वर्तिका जल्दी से उठकर बैठ गई। देव शिवम के तरफ देखकर बोला, शिवम चलो तुम, मैं आ रहा हूँ। तो शिवम चला गया। देव वर्तिका के पास आकर बोला, या तो होटल जाओ या फिर अपने घर जाओ, क्योंकि तुम जो करने की कोशिश कर रही हो वो कभी नहीं हो सकता, समझी? वर्तिका बोली, क्यों क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे में कोई कमी है जो मुझे देखकर कुछ फील नहीं होता? और दूसरी बात, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस रूड बिहेव से सोच रहे हो कि मैं चली जाऊंगी? तो भूल जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे गुस्से से, समझे? देव बोला, कब तक ऐसा करने वाली हो? जब तक तुम मान न जाओ। ठीक है, तो आराम से इंतज़ार करो, मुझे कल निकलना है, बोलकर उठकर देव चला जाता है। वर्तिका उठकर उसके पीछे जाते हुए बोली, देव तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन देव जल्दी से दूसरी तरफ निकल गया। वर्तिका वापस से जहाँ देव काम कर रहा था वहीं आकर बैठ गई और कुछ देर बैठी रही। जब बैठे बैठे थक गई तो आंखें बंद करके सो गई। शाम को देव वापस आया तो वर्तिका साइड में सोई हुई थी। देव खुद से बोला, सच में ये लड़की पागल हो गई है और मुझे भी करना चाहती है। फिर अपना लैपटॉप और कुछ ज़रूरी सामान लेकर बाहर निकल गया। रात को 9 बजे वर्तिका की नींद खुली तो देव कहीं नहीं दिखाई दिया, तो वह उठकर बाहर आई तो देव सामने एक पत्थर पर बैठकर लैपटॉप में काम कर रहा था। वर्तिका उसके सामने बैठते हुए बोली, तुम सच में कल जा रहे हो? देव ने एक नज़र उसे देखा और वापस काम करने लगा। वर्तिका बोली, देव जवाब दो, सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम ऐसे चुप नहीं रह सकते। देव बोला, तो तुम जाओ अपने होटल, मैंने नहीं बोला तुम्हें रुकने के लिए। और तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तुम्हारी फैमिली को पता है कि तुम ऐसे किसी लड़के के साथ अकेले रात में घूम रही हो या ऐसा पहले भी कर चुकी हो? वैसे भी तुम लोगों में तो हैंग आउट के लिए ये सब नॉर्मल है। वर्तिका बोली, देव अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। देव हंसते हुए बोला, लिमिट होता भी है तुम लोगों में? मुझे तो लगा हर एक दिन एक नया बंदा चाहिए तुम्हारा मन बहलाने के लिए, या फिर कुछ और भी। वर्तिका ने सुना तो गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लिया, फिर कुछ देर बाद खोलकर बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब बोलोगे और मैं चली जाऊंगी? तो गलत सोच रहे हो मिस्टर पुरोहित। जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, समझे? देव बोला, अच्छा तो ट्राई करते रहो, अब मैं सोने जा रहा हूँ और तुम यहीं पर सो जाओ, गुड नाइट। वर्तिका, लेकिन मुझे भूख लगी है। देव बोला, तो जाओ अपने होटल और जाकर वापस मत आना, बोलकर अंदर चला गया। वर्तिका, इतना एटीट्यूड, अब देखो क्या करती हूँ। और वहीं बैठ गई कि अब भूख की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी, मगर जा भी नहीं सकती थी। नहीं तो देव जो चाहता था वो हो जाता, जो वर्तिका को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। रात काफ़ी हो चुकी थी, अब ठंड भी लग रहा था। वर्तिका खुद को समेट कर सर झुकाकर बैठी थी। कुछ देर बाद देव आया तो अभी भी वैसी ही बैठी थी और ठंड से काँप रही थी, तो उसे गोद में उठाकर अंदर लेकर गया और ब्लैंकेट से कवर करके उसके सामने मैगी का बाउल रखकर बोला, खाओ। वर्तिका बोली, मेरे हाथ गंदे हैं तो तुम ही खिला दो। तो देव ने खुद को शांत किया और उसे शांति से सारा मैगी खिला दिया और फिर आराम से बोला, देखो ना तो तुम मुझे जानती हो और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए ये सब फालतू का बचपना छोड़ो और अपने करियर पर ध्यान दो और अपने घर जाओ, समझी? वर्तिका बोली, तो समझने के लिए मिलना पड़ता है, बात करना पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन तुमने बिना कुछ किए मुझे सीधे सीधे फरमान ही सुना दिया, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुमको मुझको एक चांस देना चाहिए? देव बोला, 2 दिन बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा और फिर हम कभी नहीं मिलेंगे, तो फिर तुम क्या करोगी? वर्तिका बोला, मैं कभी हार नहीं मानती, इसलिए ये 2 दिन मुझे दे दो, उसके बाद तुम जो कहोगे वो मंजूर है। देव बोला, नहीं, बस दोनों दिन में से 2-2 घंटे दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। वर्तिका जल्दी से उसके गले लगकर थैंक यू। देव का उसे अचानक गले लगना कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ अजीब सा लगा। लेकिन जल्दी से उसने अपने सर को झटका और उसे दूर करते हुए बोला, दूर से बोल सकती हो, अब होटल कैसे जाओगी? वर्तिका बोली, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है मुझसे? देव बोला, सो जाओ, और खुद भी लेट गया। वर्तिका, मेरे बारे में भी तो कुछ पूछो। देव बोला, मुझे नहीं जानना, इसलिए अब सो जाओ। क्या पता तुम्हें कल मुझसे प्यार हो जाए और तुम ढूंढते हुए मेरे घर आओ और पापा से बोलो कि उनकी बेटी से तुम प्यार करते हो और उसे अपना बनाना चाहते हो। देव बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, और अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वर्तिका बोली, सच में यार कितने खड़ूस हो तुम। एक लड़की होकर मैं तुम्हें सामने से बात करने को बोल रही हूँ और एक तुम हो जो बस भाव खाए जा रहे हो। देव अब कुछ नहीं बोला। वो वर्तिका ने कितनी बार उसे बुलाया, लेकिन जब वो कुछ नहीं बोला तो कुछ देर बाद वर्तिका आकर उसके बगल में सो गई। सुबह 5 बजे देव की आंख खुली तो वो वर्तिका को पकड़े सो रहा था। जब उसने देखा तो जल्दी से उससे दूर होकर बोला, ये लड़की भी ना पता नहीं मुझसे क्या चाहती है, और उठकर बाहर निकल गया और जॉगिंग करने चला गया। 1 घंटे बाद वापस आया तो भी वर्तिका आराम से सो रही थी। देव ने देखा तो कुछ पल उसे देखता रहा। आज पहली बार उसने सामने से उसे ऐसे देख रहा था। 5.5 फीट हाइट, जीन्स टी शर्ट में कॉलेज स्टूडेंट लग रही थी। उम्र भी 22-23 साल ही लग रही थी। चेहरा पूरी तरह से चमक रहा था, जो भी देखे बस देखता ही रह जाए। वर्तिका ने किसी की आहट से आंखों खोली और देव को खुद को देखता पाया तो उठते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। देव इधर उधर देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, अब जल्दी से जाओ यहाँ से, मैं तुमसे शाम को चौराहे पर मिलूंगा। वर्तिका बोली, सच में यार तुम्हें नहीं लगता कि पहले तुम्हें मुझे चाय पानी पूछकर जाने को बोलना चाहिए? देव अपने बैग से लैपटॉप निकालते हुए बोला, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता और तुम्हें भी नहीं लगना चाहिए। वर्तिका उठकर बोली, सुबह सुबह सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाए हो? देखो, शादी के बाद तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देव ने सुना तो उसे घूर कर देखा। तब तक शिवम, जो कि देव को बुलाने आया था, और वर्तिका की बात सुनकर हंसने लगा। वर्तिका बोली, हे शिवम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? शिवम बोला, मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ, तुम बताओ, सुबह सुबह यहाँ कुछ काम था? वर्तिका बोली, क्या बताऊँ तुम्हें, जिससे काम है वो तो सुनता नहीं, और तुम्हें बताने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए अब चाय ही पिला दो, नहीं तो यहाँ लोग बस घूरने और डांटने का काम ही करते हैं। शिवम ने एक नज़र देव को देखा, फिर वर्तिका से आकर धीरे से बोला, देव भाई जितना दिखाते हैं उतना है नहीं, बाकी तुम ट्राई करते रहो। वर्तिका बोली, वही तो कह रही हूँ, बोलकर शिवम के साथ बाहर चली जाती है, जहाँ रवि और मुकेश चाय बना रहे थे।
वर्तिका बैठते हुए बोली, वैसे तुम सब यहाँ के तो नहीं लगते हो, तो फिर कहाँ के हो? तब तक पीछे से आवाज़ आई, कोई ज़रूरत नहीं जानने की, जो कर रही हो वही करो और निकलो यहाँ से, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमारा। मुकेश उसे चाय पकड़ाते हुए बोला, आप चाय पीजिए, इसके बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। देव ने मुकेश को घूरा तो मुकेश उसे भी चाय पकड़ाकर खुद भी पीने लगा। वर्तिका शिवम से धीरे से बोली, कहाँ से तुम सब? शिवम भोपाल से। वर्तिका बोली, मैं भी। शिवम जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन देव उसे खींचकर दूसरी तरफ लेकर चला गया और वर्तिका ने मुंह बना लिया और बोली, खड़ूस कहीं का, भगवान जी भी ना स्पेशल बनाते हैं इन सबको। वर्तिका के बोलने से रवि और मुकेश उसे देखने लगे। कुछ देर बाद वर्तिका होटल के लिए निकल गई। उसे शाम को देव से मिलने की खुशी थी, इसलिए दिन भर बस वो शाम होने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही थी। आज का दिन उसके लिए सबसे बड़ा दिन था। कैसे कैसे उसका आज का दिन कटा और शाम हुई तो जल्दी से तैयार होकर बाहर निकली। रोहन ने भी उसे जाते हुए देखा तो बोला, हे वर्तिका, कहाँ जा रही हो यार, वो भी इस टाइम? वर्तिका एक फेक स्माइल के साथ बोली, कहीं नहीं। क्यों, तुम्हें मुझसे कुछ काम था क्या? रोहन बोला, नहीं कोई काम तो नहीं था, बस वो तो मैं पूछ रहा था क्या हम परसों घर के लिए नहीं निकल सकते, क्योंकि माँ के कई कॉल आ चुके हैं और अब मैं और लेट नहीं कर सकता। वर्तिका कुछ सोच कर बोली, ठीक है कर लो टिकट, परसों ही निकल जाएंगे, बोलकर जल्दी से बाहर निकल जाती है। और कुछ देर में वो चौराहे पर पहुंची जहां देव ने उसे बुलाया था, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा तो वो वहीं पर बैठ गई और देव का इंतज़ार करने लगी। लेकिन काफ़ी लेट हो गया और देव नहीं आया तो उसे उस पर गुस्सा आने लगा और उठकर देव के कैंपेन की तरफ निकल गई। जाकर वहां देखा तो वहां भी कोई नहीं था, लेकिन सामान वहीं पर थे, तो वो देव के कैंपेन के बाहर ही बैठकर इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते कब रात हो गई और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात को 10 बजे देव अपने कैंपेन में आया और अपने कैंपेन के बाहर वर्तिका को सोते देखा तो उसे याद आया कि उसने वर्तिका को बुलाया था, लेकिन काम करने के चक्कर में वो ये बात भूल गया था। तो वर्तिका के पास आकर उसने उसे उठाया। उसकी आवाज़ सुनकर एक झटके में वर्तिका ने अपनी आंखें खोल दिया। देव उसकी तरफ देखकर बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे होटल छोड़ देता हूँ, हम कल बात करेंगे। वर्तिका उठते हुए बोली, नहीं गलती तुम्हारी है, तुम नहीं आए तो अब मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूँगी। देव गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, तुम्हारे बारे में कुछ तो दिमाग लगाओ। वर्तिका बोली, तुम्हें मेरी इतनी चिंता होती है तो तुम टाइम पर ज़रूर आते, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और नहीं आए, तो अब मैं भी नहीं जाऊंगी। जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देव बोला, तुम्हारे इस बिहेवियर से लगता है मैं तुम्हें कभी पसंद कर सकता हूँ? कभी नहीं। मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं जो एक अनजान लड़के के साथ कुछ भी करने को तैयार है। वर्तिका बोली, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? और किसी और के साथ नहीं, तुम्हारे साथ हूँ और मुझे पता है मैं सेफ हूँ। देव बोला, इतना भरोसा लेकिन क्यों कर रही हो? ये सब जानती ही कितना हो मुझे, क्या पता है तुम्हारा फ़ायदा उठा लूँ तो तब क्या करोगी? वर्तिका उसके पास आकर बोली, उठा लो फ़ायदा, पहली बार किसी को बोल रही हूँ। देव ने गुस्से में खींचकर एक झापड़ मारा और बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बकवास बात करने की? तो वर्तिका के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर हंसते हुए बोली, जानती थी कुछ नहीं करोगे, बस डरा रहे हो मुझे। फिर कुछ देर रुक कर बोली, जानते हो तुम्हारे पहले झापड़ ने एक एमएलए के बेटी के गुरूर को तोड़ा था, जिसका बदला चाहती थी मैं, क्योंकि आज तक किसी ने हाथ तो छोड़ दो ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं किया था मुझसे, इसलिए गुस्सा थी तुम पर। और आज तक वर्तिका जैन ने ना ही किसी लड़के को इतना भाव दिया और ना ही किसी के इतना करीब आई, लेकिन तुम्हारी तरह खिंची चली आई, पता नहीं क्यों, मुझे भी समझ नहीं आया। आज यहाँ से जाने के बाद मुझे 1 मिनट का भी चैन नहीं मिला। तुमसे मिलने की खुशी थी या फिर कुछ और, वो भी नहीं पता। बस कल और आज में बहुत कुछ बदल गया मेरे अंदर, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ ये सब मेरी प्रॉब्लम है। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे देव, और ना ही मैं आज के बाद फिर कभी किसी को अपनी इंसल्ट करने का मौका दूंगी। तुम पहले और आखिरी हो जिसने वर्तिका जैन का इतना मजाक बनाया, क्या क्या बोल दिया, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, थैंक यू, तुमने मुझे मेरी वैल्यू बता दिया, मैं सच में तुम्हारे लायक नहीं हूँ, थैंक यू सो मच, बोलकर निकल गई। देव को कुछ समझ ही नहीं आया, कहाँ वो उसे उसका बचपना और क्या क्या समझता है, और वो तो 1 मिनट में सब कुछ उसे एक साथ गिनाकर चली गई। फिर वहीं उसी पत्थर पर बैठ गया और सोचते सोचते उसे नींद आ गई।
वर्तिका होटल पहुंची और सबका सुबह निकलने को बोल दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी सब जाने को तैयार हो गए। वर्तिका अपने रूम में आई और सारा सामान इधर से उधर फेंकने और गुस्से में चिल्लाने लगी। फिर बेड पर बैठकर कुछ देर तक रोने के बाद उसने खुद को शांत किया और सामान पैक किया और बोली, नहीं, आज के बाद कभी नहीं। वर्तिका उसके लिए तो कभी नहीं, और अलार्म लगा के सो गई। सुबह 5 बजे उसका अलार्म से नींद खुला और जल्दी से फ्रेश होकर सबके साथ फ्लाइट के लिए निकल गई। देव की नींद खुली तो जल्दी से उठकर फ्रेश हुआ और वर्तिका के होटल का पता पूछकर जल्दी से भागा। कुछ देर में पहुंचा तो रिसेप्शन से वर्तिका और इसके दोस्तों के बारे में पूछा, लेकिन उसने बताया कि वो सब तो 1 घंटे पहले ही निकल चुके हैं। देव गुस्से में अपना हाथ मारते हुए बोला, इतनी ज़िद्दी क्यों हो तुम? थोड़ा सा इंतज़ार करती, अब कहाँ ढूंढूंगा तुम्हें? और फिर से अपने कैंपेन की तरफ निकल गया। वर्तिका अपने घर आ चुकी थी। उसका कॉलेज खत्म हो चुका था, लेकिन अब आगे की पढ़ाई के बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं था। वो अपने रूम में बैठी कुछ सोच रही थी, लेकिन देव का ख्याल बार बार उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। वो जितना उसके बारे में नहीं सोचने को बोलती, उतना ही वो परेशान हो जाती थी। रात से सुबह और सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। आरती जैन, वर्तिका की माँ, उसे ढूंढते हुए उसके रूम में आई। देखा तो वो सो रही थी, तो आकर उसके पास बोली, लाडो कितना सोना है, अभी नींद पूरी नहीं हुई? चलो बाहर, तुम्हारे पापा कब से पूछ रहे हैं। वर्तिका बोली, माँ सोने दो ना, मुझे कहीं नहीं जाना, बाद में मिल लूँगी सबसे, अभी मूड नहीं है। आरती जी बोली, लाडो उठ जाओ बेटा, देखो कल वंश भी आने वाला है। वर्तिका उठते हुए बोली, क्या वंश भाई आ रहे हैं? आरती बोली, जी, लेकिन उसे तुमसे क्या मतलब? तुम सो जाओ, कोई आए या जाए उसे तुमसे क्या? जब से आई हो अजीब सा बिहेव कर रही हो। तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। वर्तिका आंखें बड़ी करते हुए बोली, शादी? जी बिल्कुल बेटा, तुमने बिल्कुल सही सुना, तुम्हारी शादी, वो भी किसी दोस्त के बेटे से। उन्हें तो लड़का भी पसंद है, बस तुम्हारी सहमति पूछना था। लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तो क्यों फालतू में पीछे पड़े हैं? और ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं भाग जाऊंगी। वर्तिका बोली। आरती जी बोली, ठीक है, तो यही बात चल कर अपने पापा से बोल दो। वर्तिका बोली, माँ आप बोल दो ना। आरती जी बोली, बेटा आज तक तुम्हें जो चाहिए सब उन्हीं से बोला है, तो आज भी उनसे डायरेक्ट बात करो, बाकी तो मैं हूँ ही। और अब जल्दी से बाहर आओ, मैं खाना लगाती हूँ, बोलकर चली जाती हैं। वर्तिका कुछ सोचकर बाहर जाती है, जहाँ उसके पापा चंद्रिका जी और माँ आरती बैठकर उसी का इंतजार कर रहे थे, तो वो भी उनके पास ही आकर बैठ गई। आरती जी ने चंद्रिका जी को कुछ इशारा किया तो वो बोले, क्या हुआ लाडो, चेहरा क्यों उतरा है? वर्तिका ने उनकी तरफ देखा, फिर बोली, पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, वहीं से अपना मास्टर कंप्लीट करूँगी। चंद्रिका जी कुछ देर सोचकर फिर बोले, ठीक है, लेकिन अगले महीने, इस महीने में वैसे भी 1 हफ्ते का ही वक्त बचा है, और तुम्हारे भाई की सगाई भी है। हम सोच रहे हैं उसके आने के बाद कर दें, फिर तुम आराम से चली जाना, ठीक है? वर्तिका बोली, थैंक यू। चंद्रिका जी, इतना कोल्ड रिएक्शन, कुछ बात है क्या जो हम दोनों को नहीं पता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा लेजी सा फील हो रहा है। चंद्रिका जी बोले, ठीक है, आज आराम कर लो, लेकिन कल कुछ मेहमान आ रहे हैं और मुझे मेरी बेटी एकदम पहले जैसे ही चाहिए। वर्तिका, जी पापा बोलकर खाना खाने लगी और कुछ देर बाद उठकर अपने रूम में चली गई। आरती जी बोली, आपको क्या लगता है, आपकी बेटी बोल रही है वही सच है? चंद्रिका जी उसकी तरफ देखकर, आप भी ना सब कुछ जानकर भी हमसे पूछ रही हैं। फिर उनका हाथ पकड़कर बोले, पता है आपको, पहली बार जब आपके कॉलेज में देखा था तो मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन सबको सफाई भी ऐसे ही दे रहा था। आरती जी बोली, अच्छा, तो आपका रोग लगा है आपकी बेटी को, लेकिन वो तो बाहर जाना चाहती है, फिर आप क्या करेंगे? चंद्रिका जी बोले, फिलहाल उसे बाहर जाने देते हैं, फिर देखते हैं कौन है जिसकी वजह से हमारी बेटी इतनी शांत हो गई है। ठीक है, अब चलिए खाना खाइए। फिर दोनों लोग खाना खाने लगते हैं। वर्तिका अपने रूम में आकर बैठ गई और खुद से बोली, सच में मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहूँगी, मैं तो सिर्फ बदला लेना चाहती थी, लेकिन तुमने तो मुझे ही बदल दिया। और ये वर्तिका अब कभी नहीं मिलेगी तुमसे, तुम चाहोगे तो भी नहीं। इधर देव भी भोपाल आ चुका था और सबके साथ उसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन किया बतौर एसएसपी भोपाल, और उसके बाद कुछ दिन के लिए अपने घर के लिए निकल गया, जहाँ 4 महीने से नहीं गया हुआ था। घर पहुंचा तो सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। फिर सर झटक कर अंदर गया तो उसकी माँ रेवती ने दरवाजे पर देव को खड़ा देखा तो बोली, देव तू सच में यहाँ है? उसके पापा और बहन ने उसका नाम सुना तो उधर ही देखने लगे। देव सच में खड़ा था तो उसकी बहन दौड़कर उसके पास आई और गले लगते हुए बोली, भाई कितना मिस किया मैंने आपको।
देव प्यार से उसका सर सहला कर, दिव्या मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वो बोला, अब तो छोड़ दे, मुझे और पापा से भी तो मिलने दे। तो दिव्या उससे दूर हो गई। देव आकर रेवती जी से मिला, फिर अपने पापा रमाकांत जी से, जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे। रेवती जी तू बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ, बोलकर किचन में चली गई। रमाकांत जी, और बरखुरदार कैसा रहा मिशन ऋषिकेश? देव बोला, सही था पापा, सक्सेसफुल था। और ये बाहर आपने घर का क्या हाल किया है, मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा था। रेवती जी बोली, पूछ मत, जब देखो तब कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है और कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। देव बोला, माँ मुझे क्या लगता है मैं कभी भूल कर ना किसी और के घर पहुंच जाऊंगा, तब पता चलेगा। दिव्या बोली, भाई आप कॉल कर देना, हम उठा लाएंगे। क्यों पापा? रमाकांत जी बोले, बिल्कुल बेटा, आखिर अपने घर की अमानत किसी और को थोड़े ही दे सकते हैं। देव बोला, माँ देख रही है ना पापा को? और फिर दिव्या की तरफ देख कर बोला, दिव्या की बच्ची रुक जा, बता रहा हूँ तुझे। और उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है तो दिव्या उठकर भाग जाती है और देव उसके पीछे भागता है। रेवती जी बैठते हुए बोलती हैं, इसी की कमी थी जो पूरी हो गई। रमाकांत जी बोले, एक चीज़ और भूल रही हो। रेवती जी उन्हें देखती हैं तो बोलती हैं कि देव की शादी अब कर देनी चाहिए हमें। रेवती जी बोली, लड़की भी तो मिलनी चाहिए। जी क्या पता देव के नज़र में कोई लड़की हो, आप एक बार पूछ तो लीजिए उससे, रमाकांत जी ने कहा। रेवती जी बोली, ठीक है मैं बात करती हूँ उससे। फिर देव को फ्रेश होकर खाना खाने को बोलती हैं। कुछ देर बाद आता है तो सबके साथ खाना खा रहा था। रेवती जी बोली, देव। जी माँ बोलिए। हम लोग सोच रहे हैं कि तेरी शादी कर दिया जाए, तू क्या बोलता है, कोई लड़की पसंद है तुझे? देव उन्हें देखकर बोलता है, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, कुछ टाइम चाहिए। जी बेटा, अब सब कुछ तो हो चुका है, अब क्या प्रॉब्लम है, कोई पसंद है तो बताओ, रमाकांत जी बोले। देव बोला, ऐसी बात नहीं है पापा, बस थोड़ा सा वक्त और चाहता हूँ खुद के लिए कि किसी को समझ सकूँ। ठीक है, ले लो 6 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। या तो खुद लड़की पसंद करो या फिर हमारी पसंद से शादी करो। देव कुछ नहीं बोला और खाना खाकर अपने रूम में चला गया। देव रूम में आया लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर तक मोबाइल में कुछ देखता रहा, फिर सबसे बात किया, लेकिन उसके बाद भी नींद नहीं आई तो कुछ सर्च करने लगा। फिर उसे याद आया कि शिवम से उस दिन वर्तिका पूछ रही थी कहाँ से है, तो क्या पता उसने भी कुछ बताया हो। सोचकर शिवम को फ़ोन किया, लेकिन फिर जल्दी से काट दिया कि क्या पूछेगा उससे और क्या वो सोचेगा। फिर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद अभी भी उसकी आंखों से बहुत दूर थी। तो बालकनी में जाकर खड़ा हो गया, कुछ देर तक वहीं रहा। जब हल्का हल्का ठंड लगने लगा तो अंदर आकर लेट गया। कुछ देर बाद करवट बदलते हुए उसे नींद आ गई। दूसरे दिन वंश, वर्तिका का बड़ा भाई, सुबह 6 बजे ही घर आ गया। सबसे मिला लेकिन वर्तिका नहीं दिखी तो आरती जी से पूछा, माँ लाडो कहाँ है, अभी नहीं उठी क्या? चंद्रिका जी बोली, अब सब लोग आपकी तरह तो होते नहीं जो सोते ही ना हो। वो हमारी बेटी है जो आराम से उठती है, एकदम राजा की तरह। वंश बोला, सच में पापा? आपका कोई जवाब नहीं। फिर बोला, मैं अभी उठाता हूँ उसे, और उसके रूम में आ जाता है, जहाँ वर्तिका आराम से सर तक कंबल डालकर सो रही थी। वंश कुछ देर तक कुछ सोचा, फिर बाथरूम में जाकर बाल्टी का पानी लाया और सारा उसके ऊपर डालकर खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो जाकर कंबल हटाया, लेकिन वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। वहाँ पर तो बस पिलो लगाया गया था। और कुछ सोचता तब तक उसके ऊपर किसी ने बाल्टी का पूरा पानी डाल दिया। वंश घूम कर पानी अपने फेस पर से साफ करते हुए बोला, लाडो रुक जा, तूने मुझे फिर से उल्लू बनाया। ज़रूर तुम्हारी और पापा की प्लानिंग रही होगी। वर्तिका बिना उसकी तरफ देखे नीचे भाग गई और चंद्रिका जी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वंश बोला, पापा देख रहे हैं, इसने मुझे भिगा दिया, आप आगे से हट जाइए, आज इसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए ये आज मुझसे नहीं बच सकती है। चंद्रिका जी बोले, आराम से बैठ जाओ बेटा जी, क्योंकि मेरे होते हुए मेरे लाडो को कोई नहीं हरा सकता, कभी नहीं। उसके पापा उसे कभी भी नहीं हारने देंगे, चाहे मैच कोई भी क्यों ना हो। वंश आराम से बोला, क्या पता कोई आए जो आपकी बेटी को आपसे जीत कर ले जाए और आप उसके सामने हार जाएं, तब क्या करेंगे पापा? चंद्रिका जी बोले, तब वो हार नहीं बेटा, मेरी जीत होगी। बस वो हमारी लाडो के काबिल होना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट और साथ साथ विश्वास करने वाला होना चाहिए। वर्तिका बोली, ऐसा कोई कभी नहीं होगा पापा, बोलकर अपने रूम में चली गई। वंश बोला, इसे क्या हुआ है, चेहरा क्यों उतर गया? फिर चंद्रिका जी के तरफ देख कर बोला, कुछ हुआ क्या पापा? चंद्रिका जी बोले, नहीं कुछ नहीं हुआ है, और हमारे रहते कुछ हो सकता है क्या तुम्हारी गुड़िया को? चलो अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, तुम्हें देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं।
वंश बोला, लेकिन पापा इतनी जल्दी क्या थी? चंद्रिका जी बोले, मतलब तुम्हें पल्लवी से मिलने में कोई जल्दी नहीं है? वंश बोला, मैं आता हूँ बोलकर अपने रूम में चला जाता है। आरती जी बोली, आज सगाई की डेट फाइनल हो जाए, फिर हम जल्दी से शादी भी करवा देंगे। चंद्रिका जी उनके कंधे पर हाथ रखकर, जी बिल्कुल, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। कुछ देर बाद पल्लवी और उसके घर वाले, मम्मी पापा भाई दादाजी सब लोग आ गए। चंद्रिका जी और आरती जी ने सबका स्वागत किया और अंदर हॉल में बैठाकर नौकर से चाय पानी लाने को बोल कुछ देर में नौकर चाय पानी नाश्ता सब रख कर चले गए। कुछ देर में वर्तिका आई और बारी बारी सबसे मिली, फिर जाकर अपने पापा के पास बैठ गई। पल्लवी का भाई निखिल वर्तिका जब से आई है तब से बस उसे ही देखे जा रहा था। त्रिलोकी जी बोले, चंद्रिका क्या सोचा है, वर्तिका के बारे में शादी करना है या फिर कुछ और? चंद्रिका जी वर्तिका के सर पर हाथ रखकर, जो हमारी लाडो का मन होगा वही होगा, हम बच्चों पर कभी दबाव नहीं बनाते हैं। निखिल बोले, लेकिन अंकल कुछ तो सोचा होगा, वर्तिका ने आगे क्या करना है? वर्तिका उसे घूरते हुए बोली, नहीं अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है, लेकिन जब सोचूंगी तो आपको व्हाट्सएप जरूर कर दूंगी। निखिल बोला, अरे यार मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि क्या पता मेरा कोई सलाह तुम्हारे काम आ जाए। वर्तिका बोली, सॉरी लेकिन ज़रूरत नहीं है। आरती जी बोली, लाडो देखो भाई कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। वर्तिका उठती कि वंश आता हुआ दिखा तो बैठ कर बोली, भाई आ गए। कुछ देर में वंश आकर सबसे मिला और वहीं बैठ गया। त्रिलोकी जी बोले, और बेटा वंश सफ़र कैसा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? वंश बोला, नहीं अंकल सब सही था। त्रिलोकी जी बोले, तो चंद्रिका अब पंडित जी को बुलाना है या फिर और इंतज़ार करना है? वर्तिका बोली, आप लोग पंडित जी के साथ डिस्कस करो, मुझे भाभी से कुछ बात करनी है, तो मैं इन्हें लेकर जाऊं? चंद्रिका जी, बिल्कुल, तुम्हारी होने वाली भाभी है तो ले जाओ, हमसे पूछने की क्या ज़रूरत है? वर्तिका पल्लवी को उठाकर अपने साथ अपने रूम में ले गई। पल्लवी बोली, क्या बात है वर्तिका, आज कुछ खास बात करनी है? पल्लवी, जो कि त्रिलोकी और रंजना जी की बेटी है, चंद्रिका जी के घर बचपन से आते जाते वंश और उसे एक दूसरे से प्यार हो गया और अब वंश की पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों की सगाई है, फिर शादी करने का दोनों परिवारों ने सोचा है। वर्तिका उसके बगल में बैठते हुए बोली, भाभी आपको तो सब पता होगा ना, आखिर आप भी तो भाई से इतना प्यार करते हो, वो भी बचपन से। पल्लवी बोली, किस बारे में पता होगा, आखिर क्या पूछना चाहती हो तुम? वर्तिका बोली, प्यार के बारे में। क्या हमें किसी से 2-3 बार बस मिलने से प्यार हो सकता है? पल्लवी अब आराम से बैठते हुए बोली, अच्छा तो आपको लव का डिफिनेशन पूछना है? वर्तिका बोली, भाभी बता दो ना। पल्लवी बोली, नहीं पहले बताओ कौन है वो खुशनसीब जिसे हमारी वर्तिका ने पसंद किया है? वर्तिका बोली, कोई नहीं, बस 2 बार मिली लेकिन अब कभी नहीं मिलना है। लेकिन क्यों? क्योंकि ना मैं उसे जानती हूँ और ना ही वो मुझे, अब बताइए। पल्लवी बोली, तब जो जब वो मिलेगा तभी पता चलेगा कि तुम्हें उससे प्यार हुआ है या सिर्फ अट्रैक्शन है। वर्तिका बोली, मुझे भी समझ कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए सोचा आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चली जाऊं। पल्लवी, बिल्कुल सही सोचा है, अभी बस करियर पर ध्यान दो, उसके बाद अगर कहीं मिल गया तो देखेंगे। वर्तिका बोली, ठीक है तो मैं भाई को भेजती हूँ, बोलकर निकल गई। कुछ देर बाद वंश आया तो पल्लवी बालकनी में खड़ी होकर बाहर देख रही थी। वंश आकर उसे पीछे से पकड़ कर बोला, बाहर ऐसा क्या दिख रहा है जो आपको मेरे आने का पता भी नहीं चला? पल्लवी उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर बोली, बस इस एहसास को महसूस करने के लिए बाहर देख रही थी और आपको अब टाइम मिला है। बंश उसे अपनी तरफ घुमा कर बोला, वो क्या है न होने वाली धर्म पत्नी जी, बाहर हम दोनों के घर वाले बैठे थे तो बीच में आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं आया, लेकिन शादी के बाद सारी शिकायत दूर कर दूंगा। और उसके तरफ झुकने लगा कि पल्लवी बोली, वर्तिका। वंश जल्दी से उससे दूर होकर बोला, लाडो मैं तो बस, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पल्लवी दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, इंतजार कीजिए शादी तक का, और बाहर निकल गई। वंश भी हंसते हुए उसके पीछे चला गया। इधर देव का मन रह रहकर परेशान हो रहा था, क्या करे क्या न करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2 दिन के बाद वंश और पल्लवी की सगाई की डेट फिक्स हुई और उसके 3 दिन बाद वर्तिका ने जाने का सोचा था। अभी से घर में तैयारियां शुरू हो गई, आखिर एमएलए साहब के इकलौते बेटे की जो सगाई थी। पुलिस कस्टडी भी लग चुकी थी, किसी को आने जाने में या किसी चीज़ में कोई दिक्कत ना हो इस बात का पूरा इंतजाम किया गया था। देव को फौरन 2 दिन बाद आने को बोल दिया गया था, आखिर शहर के इतने बड़े घर में सगाई है तो सिक्योरिटी का इंतजाम एक सिंसियर ऑफिसर को देना चाहते थे।
तो उसने भी हामी भर दिया कि सगाई वाले दिन आ जाएगा। वर्तिका आरती जी के साथ शॉपिंग में बिजी थी। अब उसे लगने लगा कि शायद देव उसका अट्रैक्शन रहा हो, लेकिन जो भी हो उसे फिलहाल अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी ऐसे इंसान के पीछे क्यों दौड़ना जिसके नज़र में उसकी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है। 2 दिन काफ़ी भाग दौड़ के बाद आज सगाई का दिन भी आ ही गया। वर्तिका के सभी दोस्त भी आए हुए थे। त्रिवेणी, वर्तिका तू सच में हम सबको छोड़कर जा रही है? तुझे हमारी याद नहीं आएगी? वर्तिका बोली, यार हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, कुछ साल के बाद तो आ ही जाऊंगी ना। तुम लोग नहीं चाहते मैं लाइफ में कुछ करूँ? साक्षी बोली, नहीं यार इसकी बात तू मत सुलझा और जल्दी से आना, हम सब वेट करेंगे तेरे आने का। लेकिन वहाँ पर किसी से फालतू में पंगा मत लेना, समझी? वर्तिका बोली, समझ गई माता, एकदम अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करूँगी और फिर जल्द ही वापस आऊँगी, ठीक है ना? आरती जी आते हुए बोली, लाडो तैयार हुई कि नहीं अभी तक? और देखा तो सारा कपड़ा बेड पर फेंक कर तीनों गप्पे लड़ा रही थी। आरती जी बोली, ये क्या है साक्षी, त्रिभु, तुम दोनों भी अभी ऐसे ही घूम रही हो? मैंने तैयार होने को बोला था ना, फिर तैयार क्यों नहीं हुई? साक्षी बोली, आंटी वो हम अभी बस जा ही रहे थे, आप चलिए, हम अब बस 5 मिनट में आ रहे हैं। आरती जी बोली, बस 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, और खुद तैयार होकर एक बार वंश को भी जाकर देख लेना, समझे? त्रिवेणी बोली, आंटी आप निश्चिंत रहिए, हम सब बस 5 मिनट में भाई को लेकर आते हैं। तो आरती जी सबको जल्दी आने को बोलकर चली गई। कुछ देर बाद वर्तिका, त्रिवेणी और साक्षी भी तैयार होकर वंश के पास गई तो वो भी तैयार था। उसके साथ ही रॉकी और रोहन भी तैयार थे। सब साथ में नीचे आए तो सारे मेहमान आ चुके थे। हाल पूरा भरा हुआ था। पल्लवी और उसके घर वाले भी आ चुके थे। निखिल ने वर्तिका को देखा तो बस देखता ही रह गया। ग्रीन और ऑरेंज कलर के लहंगे में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसने किसी पर भी ज़्यादा ध्यान न देते हुए वंश के साथ आगे बढ़ गई। वर्तिका जितना ही देव की यादों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रही थी, उतना ही उसे वह हर तरफ नजर आ रहा था। इधर देव भी अब एमएलए हाउस पहुंच चुका था। क्या देव आज सगाई में वर्तिका से फिर मिल पाएगा, या फिर वर्तिका हमेशा के लिए बाहर चली जाएगी? वर्तिका और देव की जिंदगी में क्या एक दूसरे का साथ यहीं तक था? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।